नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की है, जहां पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लाने पर काम करेगी। ऐसी सरकार कि देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम आगरा में बनने जा रहा था, उसका सिविल वर्क पूरा हो गया। जितना कुछ सिविल वर्क होना था पूरा हो गया, लेकिन जैसे ही सरकार गई वो भी काम वैसे ही का वैसा अधूरा पड़ा हुआ है। मैं वहां पर एक बार गया था अचानक उस म्यूजियम को देखने, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो एसी नहीं लगे हैं, ये एसी कब लग जाएंगे? उसने कहा कि ये तो एसी खुले ही नहीं, इनकी वारंटी अपने आप खत्म हो गई है। तो वो जर्मनी के और बाद में कुछ वर्षों के बाद, पिछले वर्ष 24 से पहले, डेविड चिपरफील्ड जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, यूरोप का सबसे बड़ा अवार्ड मिला था। इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब बाहर हम लोग जाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि दुनिया कहां पहुंच गई है और हम कहां उलझे हुए हैं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लाने का काम करेगी और एक बार फिर हम लोग विकास के रास्ते पे, खुशहाली के रास्ते पर जाएंगे। बदायूं में भी प्राचीन मंदिर की खोज इस वक्त जोर पकड़ रही है। ग्रामीणों ने 1700 ईस्वी के मुगल आक्रमणकारियों की ओर से ध्वस्त किए गए शिव मंदिर के अवशेष होने का दावा किया। साथ ही उप जिलाधिकारी को पत्र लिखकर खुदाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का यह कहना है कि यहां पर मंदिर के प्रमाण और प्राचीन कूप मिल सकते हैं। फतेहपुर में विद्युत विभाग की ओटीएस योजना के तहत 13 दिनों में 22,000 से अधिक उपभोक्ताओं से 16 करोड़ रुपए की बकाया वसूली हुई है। साथ ही 15 से 31 दिसंबर तक सरचार्ज का भारी छूट यहां पर दी जा रही है, जिससे उपभोक्ता अपने बकाया बिल जमा करने कर कनेक्शन कटने और कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। वहीं योजना में 2,85,000 उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने और विभाग का 442.78 करोड़ बकाया वसूलने का भी लक्ष्य है। देखिए, पूर्व के भांति इस बार भी एक मुश्त समाधान योजना सरकार लाई है। इसका जो उद्देश्य है वो लंबे समय से जो उपभोक्ता बकायेदार के रूप में चले आ रहे हैं, जिनका बिजली का बिल जमा नहीं है किसी भी कारण से, उनको ब्याज में राहत देना उद्देश्य था। और यह योजना 15 तारीख से इस समय लागू है और इसमें सभी घरेलू उपभोक्ता, वाणिज्यिक उपभोक्ता और लघु एवं मध्यम श्रेणी के जो छोटे औद्योगिक उपभोक्ता हैं वो इसके लाभार्थी हैं रहेंगे। तो अब तक जो है हमारा लक्ष्य 2,85,000 ऐसे बकायेदार उपभोक्ताओं को टच करने का था, छूने का था। इनको इसमें आच्छादित विद्युत वितरण क्षेत्रों के में इनको लाभार्थी बनाए जाने का था। अब तक हम लगभग जो है 20 से 22,000 के बीच में उपभोक्ता ऐसे हैं जो लाभ उठा चुके हैं पंजीकरण करा के अपना, और इनके बकाये का निस्तारण हो रहा है। कुछ लोग किस्त में भी जमा कर रहे हैं, कुछ लोगों ने एक मुश्त भी जमा कर दिया है, जबकि इसमें लाभ जो है, ज़्यादा लाभ जो है एक मुश्त पैसा जमा करने में था। तो अब ये पहला चरण का जो है अंतिम फेज आ रहा है। 31 तारीख तक यह पहला चरण हमारा समाप्त होगा। वसूली अब तक जो है हम लोग 16 करोड़ से अधिक के आसपास वसूल कर चुके हैं और अभी ये ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है, जिसका भी अद्यतन जो है वो भी फिगर आ जाएगी। तो ये लगातार प्रयास है हम लोगों का कि अधिक से मीडिया है हमारा, जो आप लोगों के माध्यम से उपभोक्ताओं को अवगत निरंतर बिजली के प्रति जो है अच्छी गुणवत्तापूर्ण बिजली प्राप्त किए जाने के प्रति उनको जागरूक बनाया जा रहा है। और समय समय पर हम लोगों के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, जिसमें आप लोग स्वयं बताते हैं कि विद्युत विभाग द्वारा इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को कौन कौन से और सहूलियतें, कौन कौन सी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। जैसे हमारे फतेहपुर ज़िले में कृषक आबादी बहुसंख्यक है और कृषक उपभोक्ता के रूप में भी करीब 32,180 उपभोक्ता मौजूद हैं। इनके लिए अलग पृथक कृषि फीडर बनाए जा रहे हैं, जिस पे अच्छी खासी सरकार ने पूंजी
इन्वेस्टमेंट किया है, पूंजी लगाई है और उसमें लाभार्थी हो रहे हैं। ये तभी संभव हो पाता है जब हमारे पास हमारे उपभोक्ता नियमित रूप से जो बिजली के बिल हैं उनका भुगतान करते हैं। तो इस रूप से जो उपभोक्ताओं को जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि हम उनकी सुविधाएं निरंतर बढ़ाते रह सकें। और 2 दिन पहले मुगलसराय के कली महाल में 65 वर्षीय महिला की हत्या का पुलिस ने सफल अनावरण किया। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ओर से बताया गया कि आरोपी ने शराब की मांग को लेकर महिला से पहले झगड़ा किया और नशे की हालत में ही रॉड से महिला के सिर पर वार किया और मौत के घाट उतार दिया, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। ये मुगलसराय थाना क्षेत्र में 27 तारीख को एक वृद्ध महिला जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसके उपरांत तमाम सीसीटीवी फुटेजेस थाने की टीम, जो एसओजी की टीम है, इनके माध्यम से सीसीटीवी फुटेजेस लगभग 50 से 60 फुटेजेस इनके द्वारा देखी गई। सीसीटीवी फुटेजेस में रात्रि में काफी मूवमेंट रही लोगों की जो उस वाले क्षेत्र में, और उस दौरान काफी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया। इस दौरान फिर बाद में एक व्यक्ति जिसका नाम हिमांशु गुप्ता है, इसकी पहचान हुई कि इस व्यक्ति द्वारा पता चला कि रात्रि में ये व्यक्ति अंदर वहां पे ये ऑलरेडी नशे में था। हिमांशु गुप्ता 27 तारीख को, तो इसको और शराब की जरूरत थी, इसीलिए ये आदमी उस महिला के पास में गया था। उस महिला ने शराब देने से मना कर दिया और उसके उपरांत फिर आपस में इनकी बहस हुई। ये ऑलरेडी नशे में था, तो इसके बाद में उस महिला के साथ बहस होने के उपरांत इस वहां पे रॉड पड़ी थी, इसने रॉड से उस महिला की हत्या कर दी। अवैध शराब बिक्री इस बाद में इसके उपरांत जो सीसीटीवी फुटेजेस में पता चला कि इस महिला जो सीसीटीवी फुटेजेस में इसकी जब पहचान हुई तो बाद में इसने पूरी घटना को कबूल किया है। इसके जो कपड़े हैं वो बरामद हुए हैं। जो रही बात जो शराब देने की बात थी, इसमें बाद में पता चला कि महिला ने इसको इनकार किया था कि मैं शराब नहीं बेचती हूँ। इसमें पहले इस क्षेत्र में ये जरूर बीच में शिकायत थी कि कहीं बाहर पे शराब मिल रही है। उसके बाद में पुलिस की सख्ती के द्वारा फिर बाद में उस क्षेत्र में, क्योंकि पेट्रोलिंग भी होती थी, उसमें इस तरीके की कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन ऑलरेडी ये नशे में था, उनकी बहस हुई तो ये घटना हुई है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर सफाई कर्मियों ने रात में सो रहे यात्रियों पर ठंडा पानी ये डाला है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सभी स्तंभ हो गए हैं। और इस बार डीआरएम ने यात्रियों से प्लेटफॉर्म पर ना सोने की अपील की है। साथ ही रेल प्रशासन ने वेटिंग हॉल और रिटायरिंग रूम में सोने की अब सलाह दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम नगरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर प्रशासन की जो तैयारियां हैं जोरों शोरों पर चल रही हैं और इसी को लेकर जहां एक और मेला प्रशासन युद्ध स्तर पर दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी में जुटा है, वहीं अखाड़ों के भूमि पूजन के बाद धर्म ध्वजा स्थापित की गई है। वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़े पंच दिगंबर यानी अखाड़ा, पंच निर्मोही यानी अखाड़ा व पंच निर्वाणी यानी अखाड़े की धर्म ध्वजा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्थापित की गई है। धर्म ध्वजा स्थापित होने के बाद तीनों अखाड़ों की पेशवाई यानी छावनी प्रवेश होगा। धर्म ध्वजा स्थापित का मतलब जैसे कि सभी कार्यों की संपन्नता के पहले पूजा अर्चना की जाती है, उसी तरह साधु संतों के द्वारा धर्म ध्वज की स्थापना की जाती है। धर्म ध्वजा एक प्रतीक है जो इष्ट देव को समर्पित होता है। संतों ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी के नेतृत्व में तथा शासन प्रशासन के सहयोग से इस बार व्यवस्था सर्वोपरि है। सभी साधु संत मिलकर भव्य और दिव्य मेले की शुरुआत कर रहे हैं। आज के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय संत देवेंद्र दास जी महाराज, दुर्गा दास जी महाराज व अन्य संत बड़ी संख्या में धर्मध्वज स्थापना के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। साधु संतों ने कहा कि अंधेरे से प्रकाश की ओर अगर जाना है तो सनातन धर्म मेला, महाकुंभ मेला, आस्था का मेला में पधार कर पुण्य की प्राप्ति करें। हमारे परम पवित्र वैष्णव संप्रदाय के तीनों अनिया, दिगंबर अनि, निर्मोही अनि, महानिर्वाणी अनि की आज धर्म ध्वजा चरण पादुका स्थापित हो चुकी है। धर्म ध्वजा स्थापना हो चुका है। आज से महाकुंभ पर्व का आगाज अखाड़ों के द्वारा शुरू हो गया है और जितने भी धार्मिक आयोजन है इसमें संपादित होंगे, सब पूजन होगा और आज से महाकुंभ पर्व का
शुरुआत हुआ है। प्रयागराज कुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है और ऐसे में अखाड़ों का जो है स्थापना भी कार्यक्रम चल रहा है और तो कल तीनों जो है अखाड़े यहाँ के जो मेन हैं उन्होंने अपनी धर्म ध्वजा की स्थापना भी कर दी है और इसके साथ ही उनके जो अखाड़ों का संचालन भी शुरू हो गया है। तो अब तीनों अखाड़ों के ये धर्म ध्वजा स्थापित हो जाने बाद ये काम अब स्थगित हो गया है और अब दर्शन जो है लोगों कर सकेंगे, अखाड़े में लोग जाएंगे और जा करके यहाँ प्रयागराज में उसका आनंद लेंगे और आकर के महाकुंभ की बैतरणी में जो डुबकी लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह यहाँ का संचालन होता है, किस तरह यहाँ पर अखाड़े चल रहे हैं, किस तरह लोगों की सेवा में काम होता है, ये सब यहाँ पर देखा जाएगा। कैमरा पर्सन स्वामी कुशवाहा के साथ टीएन मिश्रा, प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। वहीं आयोजित किए गए 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही हैं और इसी को लेकर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। यह रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आने वाली है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए धार्मिक कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। प्रमुख कार्यक्रमों में 11 जनवरी से शुरू होने वाला 3 दिनों का विशेष अनुष्ठान है। इसमें कई धार्मिक समारोह होंगे जिसमें 3 घंटे का विशेष संगीत भी शामिल है। 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी 5 अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। पहला स्थान है यज्ञ मंडप। इसमें जनता नहीं जा पाएगी, जिसको हम बुलाएंगे वही आ पाएगा। 3 दिन भगवान को राग सेवा प्रस्तुत की जाएगी। 6 बजे से 9 बजे तक भगवान का बधाई होगा, रामलला का बधाई गान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस वर्ष 22 जनवरी को हुई थी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के कई विशिष्ट लोगों ने भाग लिया था। पूरे परिसर में 18 मंदिर होंगे। आशा है कि सभी मंदिर सितंबर 2025 तक बनकर पूरे हो जाएंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 1 साल पूरा होने को, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना का 1 साल पूरा होने वाला है। इस खास मौके पर भगवान राम की मूर्तियों की बिक्री काफी बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि भक्त अब मंदिर के मॉडल के बजाय इन मूर्तियों को ज्यादा खरीद रहे हैं, जबकि पहले मंदिर के मॉडल की मांग ज्यादा थी। जब से रामलला की स्थापना हुई है तब से अयोध्या में राम जन्मभूमि रामलला की फोटो जो है मूर्तियाँ फोटो बहुत बिक्री है। इससे अयोध्या के व्यापारियों की शादी हो गई और व्यापारी भी बहुत खुश हैं और व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है। तब से 1 साल विराजमान होने को कैसा लगा? बहुत खुशी की बात है अयोध्या के लिए कि 1 वर्ष होने को है और इसके साथ साथ रामलला का फोटो प्रतिमा की बिक्री भी बहुत तेज़ी में है। देखिए, राम मंदिर की जो पहले मॉडल बिकता था, अब क्योंकि जब 22 तारीख को रामलला जी विराजमान हो गए तो अब यहाँ मूर्तियाँ बिक रही हैं, जो कि इस टाइप की मूर्तियाँ हैं। ये सबसे ज़्यादा बिकती है यहाँ पर, डिमांड में ही है आजकल के। तो 1 साल पूरा होने वाला है। श्रद्धालु क्या कहें? श्रद्धालु ज़्यादातर ये मूर्तियाँ लेते हैं ज़्यादातर रामलला जी की, क्योंकि साल भर होने क्या है। अब जब बाकी और चीज़ों की तो बिक्री कम हो गई है, लेकिन रामलला की मूर्ति की बिक्री ज़्यादा है। कई भक्तों ने मूर्तियां खरीदने के बाद खुशी जताई। जी, मैं असम से आया हूँ। आज हम इकट्ठे एक्चुअली आए थे। आज सुबह मंदिर दर्शन किए हैं तो बहुत अच्छा लगा हमें देख के। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, जो इतने वेल डिज़ाइन तरीके से बनाया गया है, अभी कंटिन्यू है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट मतलब टेम्पल इंडिया का बनने जा रहा है। मूर्ति भी ले आए हमने उनके। मूर्ति में ऑब्वियसली हम हमारे जो घर पूजा का घर है वहाँ पे हम रखेंगे उनको अच्छे से। आज सुबह यहाँ पे पधारे
फिर हमने मंदिर भी दर्शन किए, रामलला के जो मूर्ति है वहाँ मंदिर के अंदर वो भी दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद अभी हम थोड़ा सा मार्केट में हैं और फिर यहाँ से रामलला की मूर्ति ली है और फिर यहाँ से यही सारी मेमोरीज हम लेके जा रहे हैं। ये मूर्ति क्या करेंगी अपने घर पे? हाँ जी, हमारा जो जहाँ पे हम भगवान जी को रखते हैं ना, हमारा मंदिर है घर में, वहाँ पे हम स्थापित करेंगे, ऐसा हमने सोचा है। इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या के नए राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की गई थी। श्रीनगर और कश्मीर घाटी में हुई बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को सफेद चादर से ढक दिया। पहाड़ों से लेकर घाटियों तक बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है और तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। स्थानीय निवासी और पर्यटक दोनों प्राकृतिक परिदृश्य का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देख लेते हैं। श्रीनगर और कश्मीर घाटी के अन्य हिस्से लंबे शुष्क दौर के बाद बर्फ से ढके हुए थे, जो शुक्रवार को मौसम की पहली बर्फबारी थी। बर्फबारी से शनिवार को उत्साह की लहर दौड़ गई, क्योंकि स्थानीय निवासी और पर्यटक दोनों प्राकृतिक परिदृश्य का आनंद लेते देखे गए। कई स्थानीय लोगों ने मौसम में बदलाव पर खुशी जताई। कुछ ने बताया कि बर्फबारी स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई। काफ़ी देर से आपको पता है ड्राई स्पेल चल रहा था, तो अब बर्फ़ हुई है, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पे बर्फ़ हो गई। और अब टूरिस्ट भी आएंगे, अच्छा यहाँ का इकॉनमी बूस्ट हो जाएगा। जो यहाँ पर थोड़ा विंटर्स में डाउन रहता है, तो इस बार लास्ट ईयर आपको पता नहीं हुई थी चिले कलान में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। इस बीच कश्मीर घाटी का दौरा करने वाले कई पर्यटक इस मौसम में पहली बार बर्फ का अनुभव करके रोमांचित थे। उत्साही सैलानियों को बर्फबारी का आनंद लेते देखा गया। कुछ ने तस्वीरें क्लिक करके इन सुंदर दृश्यों को कैद किया। जब हम स्टार्टिंग में फ्लाइट से हम श्रीनगर एयरपोर्ट से आए थे, तो हाँ इतना यहाँ पे ठंड तो थी, लेकिन बर्फबारी नहीं थी। काफी तमन्ना थी कि कश्मीर की बर्फबारी हम देखें, और जो कि हमारी पूरी भी हो गई कल। मतलब हम कल परी महल साइड में थे और वहाँ पे बर्फबारी होना शुरू हुई। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस हद तक यहाँ पर बर्फ पड़ जाएगी कि निकलना मुश्किल हो जाएगा घर से। बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छी सीनरी है। भद्रवाह में शुक्रवार रात से शुरू हुई बर्फबारी ने किसानों और पर्यटन उद्योग में काम करने वाले लोगों दोनों को खुश कर दिया है। किसानों के लिए बर्फ को एक वरदान के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोतों को फिर से भरने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि 2 साल के अंतराल के बाद हुई बर्फबारी से क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। ये बर्फबारी हो रही है, 2 साल के बाद हो रही है, काफी खुशी हो रही है, क्योंकि पहाड़ों पे तो होती थी लेकिन नीचे बर्फ नहीं गिरती थी। तो 2 साल के बाद जो है बर्फ गिर रही है, क्योंकि पानी सूख गए थे, बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि फिर से जो है सहूलियत हो जाएगी, पानी जो है वो चश्मे बहाल हो जाएंगे। आप देख रहे हो कि कल रात से यहाँ पे बर्फबारी चल रही है, और मैं आपको एक बात बड़ी ये बताऊं कि ये 2 महीने से नहीं, ये पिछले कुछ जब ये थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग हुई है, तो प्रॉपर बर्फ पड़ ही नहीं रही थी जितनी हमारी यहाँ भद्रवाह के क्लाइमेट्स के हिसाब से जरूरत है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ महीने पीछे ही हर इबादत गाहों में यहाँ लोगों ने दुआएं की हैं बर्फ पड़ने के लिए, और ऊपर वाले ने उनका सबका सुना भी है, और बर्फ पड़ रही है। यहाँ का एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ के चश्मे, यहाँ के आबशार, यहाँ के दरिया, ये सब हमारा जो रिसोर्सेज है ये बर्फ पे ही टिका हुआ है। कश्मीर वर्तमान में सर्दियों के सबसे मुश्किल दौर चिल्लई कलां का अनुभव कर रहा है, जो 21 दिसंबर से शुरू हुई थी। 40 दिनों तक चलने वाले इस दौर में सबसे ज्यादा ठंडा मौसम होता है, जिसमें तापमान में काफी गिरावट होती है। चिल्लई कलां के दौरान भारी बर्फबारी की संभावना अपने चरम पर होती है, और इस क्षेत्र में अक्सर साल के सबसे ठंडे तापमान का अनुभव होता है।